नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टडी में। तो आजकल हम क्लास 12th मैथ्स की एनसीईआरटीज़ को शुरू कर रहे हैं, जिसमें हमने आपको प्रश्नावली 1.1 के 8 प्रश्नों तक का हल दे दिया था। तो आज हम प्रश्नावली 1.1 के 9वें प्रश्न को हल करने जा रहे हैं, जिसमें आपका 9वां प्रश्न कहता है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय a बराबर x बिलोंग्स टू जेड, जेड यानी कि इंटीजर यानी कि पूर्णांक 0 इज लेस एंड सिमिलर देन x इज लेस एंड सिमिलर देन 12 में दिए गए निम्नलिखित संबंधों r में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है, जिसमें आपका पहला पार्ट दे रखा है r इज इक्वल टू a कॉमा बी सच दैट मॉडुलस ऑफ a माइनस बी 4 का एक गुणज है। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझकर हल कीजिएगा, जिसमें आपका 9वां क्वेश्चन कह रहा है, आपको दिया है 9वें क्वेश्चन में आपको क्या है दिया है कि आपका जो समुच्चय है ए, वो कह रहा है आपसे x बिलोंग्स टू z सच दैट 0 इज लेस एंड सिमिलर देन x लेस एंड सिमिलर देन 12। यह आपको सूची निर्माण रूप में दे रखा है, आप इसको किस में बदलेंगे, रोस्टर रूप में। 0x जब आपको ग्रेटर इक्वल और या लेस और इक्वल का साइन दिख जाए तो उसमें वो एलिमेंट भी शामिल रहते हैं, यानी कि 0 1 0 से 12 तक, जिसमें 0 और 12 भी क्या रहेंगे, सम्मिलित रहेंगे। x ऐसा नंबर होगा तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 10 के बाद 11 और 12। तो ये इस तरीके से होगा आपका समुच्चय ए। और आपको संबंध आर दे रखा है पहले पार्ट में इसके, आर बराबर ए कॉमा बी, यानी कि ए और बी के बीच में रिलेशन ऐसा है कि ए माइनस बी का जो मॉडुलस है वो 4 का एक क्या है, गुणज है। 4 का एक क्या है, गुणज है। 4 का एक गुणज है, मतलब उस नंबर में 4 से क्या जाता है, भागा जाता है। जैसे 0 में 4 का भागा जाएगा, 4 में 4 का भागा जाएगा, 8 4 में 8 का भाग, 8 में 4 का भागा जाएगा और 4 का भागा 12 में भी जाएगा। तो इस तरीके से चलता रहेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि रिलेशन आर बराबर रोस्टर रूप में 1,1, क्योंकि अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूँ तो 1 माइनस 1 यानी कि 0, 0 4 का गुणज है तो 1,1 हो जाएगा। इसी के साथ 2,2 भी हो जाएगा, क्योंकि 2 माइनस 2 बराबर 0, 0 4 का गुणज है। और इसी तरीके से 3,3 एंड सो ऑन 12,12, यानी कि 12 में से 12 घटाकर भी 0, 4 में से 4 घटाकर 0, 5 में से 5, 6 में से 6, 7 में से 7, 8 में से 8, 9 में से 9, 10 में से 10 और 11 में से 11 घटाकर भी आपका 0 आ जाएगा, जो 4 का गुणज होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं एंड सो ऑन। ज़्यादा एलिमेंट नहीं लिखते इसको हम। नंबर सबसे पहला हमारा होता है स्वतुल्य संबंध हेतु, उसके लिए देखेंगे स्वतुल्य संबंध हेतु। तो स्वतुल्य संबंध आपसे कहता है, अगर आपका एलिमेंट ए बिलोंग करता है सेट ए से, तो उस वो और उसका इमेज यानी कि ए कॉमा ए बिलोंग करेगा रिलेशन आर से। तो हम देख रहे हैं कि 0 4 का क्या है, गुणज है, यानी कि ए अगर मैं ले लूँ तो ए और मॉडुलस में रखूँ ए माइनस का ए बराबर का 0, क्योंकि एक ही एलिमेंट चाहिए होता है हमको स्वतुल्य के लिए। तो ए में से ए घटाकर 0 आ गया, जो क्या होगा 4 का गुणज है। 0 क्या हो जाएगा, 4 का गुणज है, इसलिए यह आपका क्या हो जाएगा, यह स्वतुल्य संबंध है। इसलिए यह हमारा क्या हो जाएगा, स्वतुल्य संबंध हो जाएगा। इसके साथ हम दूसरा भी देख सकते थे अगर इस तरीके से ना करें, क्योंकि 1,1 2,2 3,3 डैश 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 12,12 बिलोंग्स टू रिलेशन आर। अगर 1 बिलोंग कर रहा है ए से तो 1,1 भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर से। 2 बिलोंग कर रहा है सेट ए से तो 2,2 यानी कि उसकी इमेज के साथ रिलेशन आर से बिलोंग कर रहे हैं, तो ये हमारा स्वतुल्य संबंध हो जाएगा। नंबर दूसरा देखते हैं आपका सममित संबंध हेतु। तो आपका सममित संबंध कहता है, अगर आपके दो एलिमेंट यानी कि ए कॉमा बी बिलोंग करेंगे सेट ए से, तो ए कॉमा बी बिलोंग करेगा रिलेशन आर से, तो बी कॉमा ए को भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन आर से।
अगर हम कुछ एग्जाम्पल ले लें इस सेट ए में से, मान लिया जाए 1,5 आपका बिलोंग कर रहे हैं सेट ए में से, तो मॉडुलस रिलेशन आर में दे रखा है मॉडुलस ए कॉमा बी, यानी कि मॉडुलस ऑफ 1 माइनस का 5 बराबर, मॉडुलस से कोई भी नंबर बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। 1 माइनस 5 बराबर -4, उसका मॉडुलस है तो 4, क्योंकि 4 का गुणज है तो 4 क्या हो जाएगा, 4 का गुणज है। तो हम बोल सकते हैं ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है कैसे, रिलेशन आर से। इसी तरीके से अगर इसका उल्टा लिख लें 5,1 फिर भी 4 आएगा, यानी कि 4 का गुणज है, 4 का गुणज है। तो हम बोलेंगे बी कॉमा ए भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर में से, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो यह सममित संबंध है। ये आपका स्वतुल्य भी है, सममित भी है। नंबर तीसरा देखते हैं आपका संक्रामक संबंध हेतु। तो आपके संक्रामक संबंध में आपसे कहता है 3 एलिमेंट अगर ए बी सी बिलोंग कर रही हैं सेट ए से, ए कॉमा बी बिलोंग करेगा रिलेशन आर से, बी कॉमा सी बिलोंग करेगा रिलेशन आर से, तो ए कॉमा सी को भी बी से बिलोंग करना चाहिए, रिलेशन आर से बिलोंग करना चाहिए। ए बी सी और ए सी, अगर इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू न कर, अगर इसी तरीके से करें जिस तरीके से हमने स्वतुल्य के लिए किया था, इसी तरीके से सममित के लिए भी कर सकते हैं। अगर a माइनस का b आपका मॉडुलस 4 का गुणज है तो b माइनस ए भी 4 का गुणज हो जाएगा, इसलिए यह क्या हो जाएगा, आपका सममित संबंध हो जाएगा। उस तरीके से भी कर सकते हैं, एग्जाम्पल लेकर भी कर सकते हैं। इसको हम देखें, अगर a माइनस बी का मॉडुलस बराबर क्या आ जाएगा, हमारा 4 का गुणज आ रहा है, 4 का गुणज है, और हम मान लें कि मॉडुलस ऑफ बी माइनस सी करके भी आपका क्या आ जाए, 4 का गुणज हो, तो हम क्या कह सकते हैं, तो मॉडुलस ऑफ ए माइनस सी भी आपका क्या हो जाना चाहिए, 4 का गुणज होगा। अगर a माइनस को b, a और b को घटाकर 4 का गुणज आ रहा है, b और c को घटाकर 4 का गुणज आ रहा है, तो a और c को घटाकर भी क्या आ जाएगा, आपका 4 का गुणज आ जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो संबंध हो जाएगा आपका कैसा संबंध होगा, संक्रामक संबंध होगा। तो इस तरीके से हमको दिया गया ये जो संबंध हो जाएगा, ये स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक है। इसलिए जब कोई संबंध स्वतुल्य भी होता है, सममित भी होता है और संक्रामक भी होता है, तो वह एक तुल्यता संबंध होता है। तो हमारा यह क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। तो हमने इसको सिद्ध कर दिया कि यह आर क्या हो जाएगा, एक तुल्यता संबंध हो जाएगा। उसके नीचे कहता है कि प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। अब एक से संबंधित अवयव किस तरीके से हो सकते हैं उसको देखते हैं। तो एक से संबंधित अवयव अगर हम इसका क्या बना लें, एक समुच्चय बना लें, तो देखें संबंध आर में देखें कि आपका एक से संबंधित होने चाहिए, ना उसमें 2 आएगा न 3 आएगा, यानी कि पहला एलिमेंट उसमें 1 होना चाहिए। क्लियर है। अब रिलेशन देखें, a माइनस बी 4 का गुणज है, एक में से कितना घटाएं कि 4 का गुणज आए, एक में से 5 1 घटा सकते हैं तब 4 का गुणज आएगा। फर्स्ट एलिमेंट 1 ही आएगा, एक में से 5 घटा सकते हैं तब 4 का गुणज आएगा, यानी कि 4 का गुणज होगा। और एक में से अगर हम 9 घटा लें तो हमारा क्या आ जाएगा, 4 का गुणज, यानी कि 8 में 4 का भागा जाएगा। अब 12 तक हैं, 12 में से 1 गया, 11 नहीं होगा, और 9 केवल इतने ही आएंगे एक से संबंधित अवयव। तो हम बोल सकते हैं एक से संबंधित अवयव आपके कितने हो जाएंगे, एक से संबंधित अवयव एक हो गया, एक 5 हो गया, और एक क्या हो गया, 9 हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि एक से संबंधित अवयव 1, 5 और 9 होंगे। तो इसी का पार्ट सेकंड आपसे कहता है कि समुच्चय तो वही रहेगा और रिलेशन बदल जाएगा। रिलेशन कह रहा है कि आर बराबर ए कॉमा बी सच दैट ए बराबर बी। ये तो सिंपल है कि ए बी के बराबर है। स्वतुल्य संबंध देखते हैं, ए बिलोंग्स टू ए, तो ए कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर। ए बी के बराबर है तो ए ही एलिमेंट की जरूरत होती है ए, तो ए के बराबर है, इसलिए ये संबंध क्या हो जाएगा, स्वतुल्य संबंध हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, आपका स्वतुल्य संबंध होगा। तो यह स्वतुल्य संबंध होगा।
क्योंकि कोई भी एलिमेंट स्वतुल्य में अपने आप के ही बराबर होना चाहिए। अगर सममित की बात करें तो ए कॉमा बी दो एलिमेंट बिलोंग करती हैं सेट ए में से, ए कॉमा बी बिलोंग करेगा रिलेशन आर में से, तो इसका उल्टा यानी कि बी कॉमा ए को भी बिलोंग करना पड़ेगा रिलेशन आर में से। अब हमसे कह रहा है कि ए बी के बराबर है, तो ए कॉमा बी बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन आर से। ए बी के बराबर है तो बी भी ए के बराबर हो जाएगा, तब हम बोलेंगे बी कॉमा ए भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर में से, इसलिए यह जो संबंध हो जाएगा यह संबंध सममित है। यह संबंध क्या हो जाएगा आपका, सममित है। अब नेक्स्ट बात करते हैं संक्रामक संबंध हेतु। ए बराबर बी के दे रखा है, तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, यानी कि तीन एलिमेंट ए बी सी बिलोंग कर रहे हैं सेट ए में से, ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर में से, बी कॉमा सी रिलेशन आर में से, तो ए कॉमा सी को भी बिलोंग करना पड़ेगा रिलेशन आर में से। ए बराबर बी हो गया, ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर में से। अगर मैं मान लो बी सी के बराबर हो तो बी कॉमा सी बिलोंग करेगा रिलेशन आर में से। ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, तो ए इसका ऑटोमेटिकली सी के बराबर हो जाएगा। ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, तो ए सी के बराबर हो जाएगा, यानी कि ए कॉमा सी भी बिलोंग करेगा रिलेशन आर से, इसलिए यह संबंध क्या हो जाएगा, यह संक्रामक संबंध आपका क्या हो जाएगा, होगा, यह संक्रामक संबंध है। इसलिए इस प्रकार जो दिया गया संबंध आर स्वतुल्य भी है, सममित भी है और क्या है, संक्रामक भी है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि यह एक क्या हो जाएगा, तुल्यता संबंध हो जाएगा। तो इस प्रकार ये जो संबंध हो जाएगा यह एक तुल्यता संबंध हो जाएगा। अब बात करते हैं एक से संबंधित अवयव, जो आपका नेक्स्ट पार्ट था सेकंड, जिसमें रिलेशन ए आर बराबर ए कॉमा बी सच दैट ए बराबर बी था, तो उसमें एक से संबंधित अवयव को हम क्या करेंगे, देखेंगे, इसी के अकॉर्डिंग देखेंगे। एक से संबंधित अवयव यानी कि उसका पहले एक होना चाहिए। अब देखेंगे ए बी के बराबर है, क्या एक दो के बराबर होगा, नहीं होगा। क्या एक तीन के बराबर होगा, नहीं। एक चार के बराबर नहीं, एक पाँच के बराबर नहीं, एक छः के बराबर नहीं, और ना ही इनके बराबर होगा। तो एक किसके बराबर हो जाएगा, एक के ही बराबर हो जाएगा। तो केवल अवयव कितने आएंगे, एक ही अवयव आएगा, एक से संबंधित अवयव 1। तो हम बोल सकते हैं इस प्रकार से जो एक से संबंधित अवयव हो जाएगा वो केवल क्या होगा, 1 होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम हल कर सकते थे। अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें केवल आपको उदाहरण देने हैं। तो हम देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 11। तो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपके केवल एग्जाम्पल देने थे स्वतुल्य, सममित और संक्रामक के लिए, जो आप आसानी से दे सकते हैं क्योंकि आपने चैप्टर पढ़ लिया है। तो अब हम बात करेंगे आपके क्वेश्चन नंबर 11 की, जिसमें ये आपसे कहता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में r बराबर p कॉमा क्यू सच दैट बिंदु p की मूल बिंदु से दूरी बिंदु q की मूल बिंदु के दूरी के समान है द्वारा प्रदत्त संबंध r एक तुल्यता संबंध है। पहले केवल इतना देखते हैं। इसमें कह रहा है कि आपसे दिया गया, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, दिया गया समुच्चय आपको दे रखा है, दिया गया समुच्चय समतल में स्थित बिंदु, समतल में स्थित बिंदु। तो आपको इस तरीके से दे रखा है ये कि दिया जो समुच्चय दे रखा है वो दे रखा है आपको समतल में स्थित बिंदु, और संबंध आर आपको दे रखा है कि P कॉमा क्यू, P और Q के बीच में संबंध बताया है कि इस प्रकार से है कि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के क्या है, समान। तो रिलेशन आर इस तरीके से हो जाएगा कि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान हो जाएगी। अगर हम इसको समझें तो ये हमारा हो जाएगा कार्तीय तल, जिसमें ये x डैश, ये y, ये y डैश, और ये हो जाएगा मूल बिंदु यानी कि 0,0। अगर 3D में होता तो 0 0 0 3 0 आ जाते, जिसमें कहता है कि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, बिंदु P मान लेते हैं यहाँ पर बिंदु P है और ये मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु को O से डिनोट करते हैं। बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी ये हो गई,
मान लेते हैं इसको क्या हो जाएगा, ए दूरी है, ए बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी a है और बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है, यानी कि बिंदु Q मान लेते हैं यहाँ पर हो जाएगा और बिंदु Q की भी मूल बिंदु से दूरी मैं क्या मान लेता हूँ a, क्योंकि दोनों की दूरियाँ क्या हैं, समान है। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि OP बराबर किसके हो जाएगा, OQ, क्योंकि दोनों की दूरियाँ क्या हैं, समान है। तो हम देखते हैं इसको सबसे पहले स्वतुल्य संबंध हेतु। स्वतुल्य संबंध हेतु कहता है अगर ए बिलोंग कर रहा है समुच्चय ए से, समुच्चय ए और ए बिलोंग करेगा रिलेशन आर में से, तो हम देख रहे हैं कि OP की मूल बिंदु से दूरी OQ की मूल बिंदु से दूरी के समान है, यानी कि ए की मूल बिंदु से दूरी, यानी कि OP की मूल बिंदु से दूरी, OP की मूल बिंदु से जो दूरी है वो OQ की मूल बिंदु से, OQ की मूल बिंदु से दूरी के क्या है, बराबर है, यानी कि ये दोनों बराबर हैं। OP की मूल बिंदु से दूरी a है और OQ की भी मूल बिंदु से दूरी a है, तो a बराबर a आ गया। तो हम बोल सकते हैं कि a बिलोंग करेगा रिलेशन R में से। तो इस प्रकार यह जो संबंध हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, स्वतुल्य संबंध हो जाएगा। अब देखते हैं संक्रामक के लिए, सममित के लिए। तो सममित संबंध में आपसे कहता है कि अगर दो एलिमेंट a, b बिलोंग करेंगे a से, तो a, जो आपका b हो जाएगा बिलोंग करेगा रिलेशन R से, तो आपका b, a भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा रिलेशन R से। तो अगर हम देख रहे हैं कि OP की मूल बिंदु की दूरी OQ की मूल बिंदु की से दूरी के क्या है, बराबर है, और OQ के मूल बिंदु से दूरी OP की मूल बिंदु से दूरी के क्या है, बराबर है, यानी कि इसकी दूरी इसके बराबर और इसकी दूरी इसके बराबर, दोनों क्या है, बराबर हैं। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सममित संबंध हो जाएंगे। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, OP की मूल बिंदु से दूरी, OP की मूल बिंदु से दूरी बराबर OQ की मूल बिंदु से दूरी, और OQ की मूल बिंदु से दूरी बराबर OP की मूल बिंदु से दूरी। OP की दूरी OQ के बराबर और OQ की दूरी OP के बराबर। तो हम बोल सकते हैं OP की जब दूरी OQ के बराबर हो तो हम बोलेंगे a, b बिलोंग्स टू R, और OQ की दूरी OP के बराबर हो तो हम बोलेंगे b, a बिलोंग्स टू R। इसलिए यह क्या हो जाएगा, यह एक सममित संबंध है। ये भी आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट संक्रामक संबंध हेतु। ये किस तरीके से होता है आपका परिभाषित जो संबंध है, इसके लिए हम देखेंगे संक्रामक संबंध किस तरीके से हो। तो देखते हैं आपका संक्रामक संबंध हेतु। संक्रामक संबंध में कहता है आपका यदि तीन एलिमेंट A, B, C बिलोंग करते हैं सेट A में से, a, b बिलोंग करेगा रिलेशन R में से, b, c बिलोंग करेगा रिलेशन R में से, तो a, c भी बिलोंग करेगा रिलेशन R में से। अब हमको इसमें तीन एलिमेंट की ज़रूरत पड़ती है। दो एलिमेंट तो दे रखे हैं OP और OQ। अगर मैं एक पॉइंट और ले लूँ यहाँ पर, जिसको मैं नाम दे देता हूँ R, तो OR इस तरीके से हो जाएगा। इसकी भी डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ कितनी है, A है। तो मैं बोल सकता हूँ कि OP की मूल बिंदु से दूरी बराबर OQ की मूल बिंदु से दूरी, और OQ की मूल बिंदु से दूरी बराबर OR की मूल बिंदु से दूरी। अगर इसकी दूरी इसके बराबर इसके बराबर होगी तो इसकी और इसकी ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगी। तो देखते हैं हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि OP की मूल बिंदु से दूरी OQ की मूल बिंदु से दूरी के बराबर है, और OQ की मूल बिंदु से दूरी OR की OP की OQ की OR के बराबर है। तो OP और OR की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं कि OP की मूल बिंदु से दूरी OQ के बराबर है और OQ की OR के बराबर है। OP की OQ की OR, तो OP की दूरी OR के बराबर हो जाएगी। इसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं।
यानी कि इसमें बोलेंगे ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो ए कॉमा सी आपका बिलोंग करेगा रिलेशन आर में से, तो ये क्या हो जाएगा आपका संक्रामक संबंध हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो दिया गया संबंध हो जाएगा वह एक स्वतुल्य संबंध, सममित संबंध और संक्रामक संबंध तीनों होने के कारण आपका एक तुल्यता संबंध हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि इस प्रकार से जो हमारा दिया गया जो संबंध हो जाएगा आर, वह एक क्या हो जाएगा तुल्यता संबंध हो जाएगा। तो अगर इसमें नेक्स्ट बात करें तो ये आपका नेक्स्ट पार्ट कहता है कि पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P बराबर नॉट 0,0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। यानी कि ये कहता है कि P जो है आपका बराबर नॉट 0,0, यानी कि P जो है 0,0 नहीं है, यानी कि P बराबर नॉट 0। अगर P आपका 0 नहीं है तो OP जो पॉइंट ले रखा था मैंने एक्स एक्सिस से, ये वाला पॉइंट OP ये भी 0 नहीं होगा, बराबर नॉट 0। तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं देखते हैं। ये हमारा है एक्स डैश, ये है वाई, ये है वाई डैश। तो हम बोलेंगे ये है मूल बिंदु 0,0, P तो यहाँ पर हो नहीं सकता क्योंकि P बराबर नॉट 0। तो P अगर हम यहीं पर लें P, तो ये OP डिस्टेंस ये हो जाएगी हमारी OP। ये तो कोई श्योर नहीं है कि P बिंदु केवल यहीं पर होगा। अगर मैंने P बिंदु यहाँ पर ले लिया तो इसके यहाँ की डिस्टेंस अगर मैं K मान लूँ, एक कांस्टेंट K, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस K अगर मैं कांस्टेंट K मान लूँ, तो क्या पता अगर बिंदु P यहाँ पर हो जाए तब भी डिस्टेंस इसकी K हो जाएगी। अगर बिंदु P मान लिया जाए यहाँ पर हो तब भी डिस्टेंस इसकी K हो जाएगी। मान लिया जाए बिंदु P यहाँ पर हो तब भी इसकी डिस्टेंस K हो जाएगी। कोई पता नहीं है कि बिंदु P कहाँ पर है। अगर बिंदु P यहाँ पर हो जाए फिर भी डिस्टेंस K, बिंदु P यहाँ पर हो जाए फिर भी डिस्टेंस K, और अगर बिंदु P यहाँ पर हो जाए तो फिर भी इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, K हो जाएगी। अगर हम इनको मिलाते हुए एक क्या खींचें, वृत्त खींचें, इस तरीके से अगर इस पर एक वृत्त खींचा जाए, इन बिंदुओं को मिलाते हुए वृत्त खींचा जाए, तो ये किसको मिलाए, ये किस, इसका जो केंद्र होगा वो कहाँ पर होगा, इसका जो केंद्र जो सेंटर होगा मूल बिंदु पर होगा 0,0। और यही हमको क्या करना था, सिद्ध भी करना था कि P बराबर नॉट 0,0 से संबंधित जो बिंदुओं का समुच्चय P कहीं पर भी हो सकता था इसके इधर, तो हमने कहीं पर भी ले लिया क्योंकि इसमें बताया नहीं गया था कि बिंदु P कहाँ होगा। तो इस प्रकार से जो बिंदु P यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर आएगा, उसकी मैंने मूल बिंदु से दूरी ले ली K किसी कांस्टेंट के बराबर, और अगर मैंने इनके मिला दिया इस तरीके से एक वृत्त के रूप में, तो जो ये वृत्त बना इसका जो केंद्र हो जाएगा ये मूल बिंदु पर होगा। तो इसकी हम थ्योरी कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। इसकी थ्योरी हम लिख सकते हैं, यदि P बराबर नॉट 0,0 तो OP भी, तो OP भी नहीं, OP बराबर का नॉट 0 अर्थात P बिंदु पर OP की मूल बिंदु से दूरी, OP की मूल बिंदु से दूरी, OP की मूल बिंदु से जो दूरी हो जाएगी, ये P पॉइंट पर OP की मूल बिंदु से दूरी एक अचर, एक अचर, एक अचर, एक कांस्टेंट K, ए नहीं K बराबर होगी, बराबर होगी, जो K के बराबर होगी, लेकिन बिंदु P मूल बिंदु, जो बिंदु P हो जाएगा वो कहीं पर भी स्थित हो सकता है। इस तरीके से जो बिंदु P हो जाएगा वह बिंदु P ज्यामिति में कहीं भी स्थित हो सकता है, स्थित हो सकता है।
जिसकी मूल बिंदु से दूरी, जिसकी मूल बिंदु से जो दूरी हो जाएगी सदैव के अचर ही रहेगी। यदि इन बिंदुओं को मिलाने वाला एक वृत्त खींचा जाए तो उसका केंद्र मूल बिंदु, उसका केंद्र जो होगा मूल बिंदु पर ही होगा। तो इसको इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं और ये आपका क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। यानी कि p बराबर नॉट 0,0 तो OP भी 0 नहीं होगा, अर्थात P बिंदु पर OP की मूल बिंदु से दूरी एक अचर k के बराबर होगी। लेकिन यदि बिंदु भी जो होगा ज्यामिति, यानी कि ये ज्यामिति इस ज्यामिति पर कहीं भी स्थित हो सकता है, जिसकी मूल बिंदु से जो दूरी हो जाएगी सदैव एक अचर k के बराबर रहेगी। अगर इनको मिलाते हुए एक वृत्त खींचा जाए तो इसका केंद्र हमेशा मूल बिंदु पर ही रहेगा। और यही हमको सिद्ध करना था और हमने ये क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया। तो इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से करा जा सकता है। तो आपका अगला क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय A में r बराबर T1, T2 इस प्रकार से है कि जो T1 है T2 के समरूप है, द्वारा परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। पहले इतना ही देखते हैं। आपको दे रखा है समुच्चय A बराबर समस्त त्रिभुजों का समुच्चय R बराबर T1, T2 के बीच में संबंध बता रखा है, T1 T2 के समरूप है। स्वतुल्य संबंध हेतु A बिलोंग्स टू A, तो A, आपका बिलोंग करना चाहिए रिलेशन R में से। तो हमको संबंध दे रखा है कि जो ये दोनों त्रिभुज है ये क्या है, समरूप है एक दूसरे के। क्योंकि अगर ये एक आदमी है, ये अपने आप के क्या हो जाएगा, समरूप होगा। ये अपने आप के क्या हो जाएगा, समरूप होगा, यानी कि अपने ही जैसा होगा। कोई भी आदमी अपने ही जैसा होगा, यानी कि हम बोल सकते हैं चूँकि कोई भी जो आपका क्या हो जाएगा एलिमेंट, यानी कि A, क्योंकि A समरूप हो जाएगा A के, कोई भी अपने ही आपके क्या होता है, समरूप होता है। क्योंकि कोई भी क्या हो जाता है, अपने ही आपके समरूप हो, तो कोई भी अपने ही आपके समरूप होता ही है। इसलिए ये जो संबंध हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, स्वतुल्य संबंध। समित के लिए अगर हम बात करें, आपके दो एलिमेंट A, B बिलोंग कर रही हैं सेट A से, तो A, B बिलोंग कर रहा है रिलेशन R में से, तो B, A को भी रिलेशन R में से बिलोंग करना चाहिए। हमको दे रखा है T1 समरूप, ये समरूप का साइन होता है T2 के। अगर T1 T2 के समरूप है तो हमारा A, B बिलोंग करेगा रिलेशन R में से। अगर ये आदमी इस आदमी के समरूप है, इसी के जैसा है, तो ये भी इसी के जैसा हो जाएगा। यानी कि जैसे कि हम देखते हैं, कोई एक ये आदमी है, ये आईने में अपनी क्या देख रहा है, तस्वीर देख रहा है। तो इस पर आईने में इसकी क्या बनती है, एक इमेज बनती है। तो ये इमेज में जो तस्वीर बनी इसी के क्या हो जाएगा, ये समरूप हो जाएगा और ये इसके समरूप हो जाएगा। यानी कि T1 T2 के समरूप है, तो T2 भी समरूप हो जाएगा T1 के। तो B, A भी आपका बिलोंग करेगा रिलेशन R में से। तो हम बोल सकते हैं यह जो संबंध हो जाएगा सममित संबंध। तो ये सममित संबंध है। अब नेक्स्ट बात करते हैं आपकी संक्रामक संबंध हेतु। तीन एलिमेंट ABC बिलोंग करेंगे A से, A, B बिलोंग करेगा रिलेशन R में से, BC बिलोंग करेगा रिलेशन R में से, तो A, C भी बिलोंग करना चाहिए किससे, रिलेशन R में से। अगर हम देखते हैं, हमको दे रखा है T1 समरूप है T2 के, तो A, B बिलोंग्स टू R। और बोल रहा है अगर हम मान लें कि जो T2 हो जाएगा किसी तीसरे त्रिभुज T3 के क्या हो जाए, समरूप हो जाए,
तो मैं बोलूँगा बी सी बिलोंग्स टू आर। T1 T2 के समरूप हो गया, T2 T3 के समरूप हो गया, तो T1 भी तो T3 के समरूप हो जाएगा, यानी कि A, C बिलोंग्स टू R। इसलिए यह जो क्या हो जाएगा, संक्रामक संबंध होगा। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो ये संबंध हो जाएगा स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है, अतः R एक तुल्यता संबंध होगा। R क्या हो जाएगा, एक तुल्यता संबंध हो जाएगा। और इसी का आपसे दूसरा पार्ट कहता है कि भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, भुजाओं 5 बार 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 तथा भुजाओं 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए। T1, T2 और T3 में से कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित हैं, इसको देखते हैं। आपको दे रखा है T1 3, 4, 5 भुजाओं वाला त्रिभुज है, T2 4, 5 बार और 13 भुजाओं वाला त्रिभुज है, और T3 6, 8, 10 भुजाओं वाला त्रिभुज है। तो ये इनमें से कौन एक दूसरे से संबंधित है, इसको देखते हैं। तो आपसे कह रहा है कि T1 के बारे में अगर हम देखें तो 3, 4, 5 का एक त्रिभुज बना देते हैं हम। 3, 4, 5 भुजाओं वाला, माना ये 3 है, ये 4 है, ये क्या है 5। हमने ये 3, 4, 5 भुजाओं वाला एक क्या बना दिया, त्रिभुज बना दिया। अगर हम इसको समकोण रूप में लिखें तो इस तरीके से देख सकते हैं कि 5 ये, 3 ये और 4 ये। T2 त्रिभुज देखें तो 5 बार 13, 5 बार 13 यानी कि 13, 5 और ये बार। T3 देखें तो 6, 8, 10 यानी कि 6, 8, 10 यानी कि ये किस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा 6, 8, 10, क्योंकि ये वाला क्या हो जाएगा आपका समकोण त्रिभुज नहीं होगा। ये आपका समकोण त्रिभुज हो जाएगा 144, 5 25, 5 4 9, 169, 169 का रूट 13, 4 चौको 16, 3 3 9, 25, 25 का 5। ये आपके समकोण त्रिभुज हैं और ये नहीं है, तो हमने इसको इस तरीके से बनाया। तो हम देखते हैं क्या T1 और T3 में हमको दिख रहा है कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, यानी कि त्रिभुज T1 तथा T3 में अगर हम देखें कि ये वाली भुजा, यानी कि अगर इसको मैं मान लूँ A, B, C, इसको मैं मान लूँ P, Q, R। अभी हम T2 को नहीं ले रहे हैं क्योंकि T2 के साथ इसका कोई भी संबंध नहीं आ रहा है। अगर हम T1 और T3 को ले लें, P, Q, R त्रिभुज T1 तथा T3 में अगर हम देख लें तो AB अपॉन PQ बराबर AC अपॉन QR बराबर BC अपॉन PR, यानी कि 3/PQ आपका 6, AC आपका 5/QR आपका 10 बराबर BC आपका 4 और PR आपका क्या 8। अगर हम इसको काटें तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो ये भुजाएं क्या आ गई, समान आ गई आपस में, यानी कि इसकी ये भुजा, इसकी ये भुजा, इसकी ये भुजा, इसकी ये वाली भुजा और इसकी ये तीनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं, किन्हीं दो त्रिभुजों की तीनों भुजाएं क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज के क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। इसलिए इसको हम बोल सकते हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो त्रिभुज T1 तथा T3 परस्पर संबंधित हैं, अगर और हमसे यही पूछा गया था कि T1, T2, T3 में से कौन परस्पर संबंधित हैं, तो T1, T3 परस्पर संबंधित हैं, जहां T1 समरूप है T3 की। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।